अच्छा, तो ये पिछले लेक्चर में हम यहाँ पे थे कि हमने 5BN मालूम कर दिया था 733, और MU जो है हमारे पास 708 ऊपर लोड कैलकुलेशन से आया था। ठीक है, तो ये एडिक्वेट है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने 5VNX जो है ये हमने टेबल से पिक किया था जब हम 5PX पिक कर रहे थे, और VU हमने लोडिंग कंडीशन से कैलकुलेट किया था। तो शेयर कैपेसिटी मोर और लेस बीम्स में हमेशा ही शेयर में कभी फेल नहीं करेगा, एक्सेप्ट फॉर ब्रिज गर्डर्स। ब्रिज गर्डर्स में फिर वो शेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेकिन जो नॉर्मली हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें बीम्स कभी भी, जो सेक्शंस होती हैं बीम के, वो शेयर में फेल नहीं करते। ब्रिज गर्डर्स वगैरह फेल करते हैं, लेकिन ये वाले नहीं करते। ठीक है, जो स्ट्रक्चर में आप यूज करते हैं जो बीम्स। अच्छा, अब आते हैं डिफ्लेक्शन लिमिट की तरफ। डिफ्लेक्शन चेक। डिफ्लेक्शन चेक आपके पास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टेबल 3-23 में जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये टेबल आ जाएगा सामने, जिसमें शेयर मोमेंट्स और डिफ्लेक्शंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वगैरह। ठीक है, तो जो हमारा केस है, इट इज एक्चुअली सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इट इज केस 1। ठीक है, तो केस 1 में क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इट इज एट द सेंटर। ठीक है, सो हम यहाँ से ये वैल्यू पिक कर लेंगे, WL4/384 इंटू EI इंटू 5। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से पिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने पिक की, और यहाँ पे साथ ये कन्वर्जन फैक्टर लाजमी लगाना है। ठीक है, 1728 कन्वर्जन फैक्टर है फ्रॉम इंच क्यूब टू फिट, फ्रॉम फिट क्यूब टू इंच क्यूब। ठीक है, तो क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास इंच क्यूब में है, तो ऊपर वाली फिट क्यूब में है, तो इसलिए आपको ये कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो इससे हमने जो हमारे पास रिफ्लेक्शन आ रही है वो कितनी है, 0.898 आ रही है। ठीक है, ये आई की वैल्यू कहाँ से पिक की आपने, ये वही जहाँ से आपने ये वाली वैल्यू पिक की, जहाँ से आपने ये वाली वैल्यू पिक की, ये वही से आप पिक करेंगे। ठीक है, आई एक्स की वैल्यू, तो आई की वैल्यू वहाँ से आपने पिक की, और डिफ्लेक्शन लिमिट हमें क्वेश्चन में गिवन था, इट इज L/360। एल के साथ भी आपने 12 मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपके पास इंच में कन्वर्जन आ जाए, और फिर आप देखेंगे तो अलाउेबल आपके पास 1 इंच है, और आपकी डिफ्लेक्शन जो आ रही है मैक्सिमम लोडिंग की वजह से, लाइव लोड। यहाँ पे एक और चीज नोट करें, ये लाइव लोड हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा, अनफैक्टर्ड लाइव लोड, इस पे फैक्टर भी अप्लाई नहीं करते। तो अनफैक्टर्ड लाइव लोड इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे पास डिफ्लेक्शन आया 0.898 इंचेस, विच इज लेस देन दिस 1 इंच। सो डिफ्लेक्शन लिमिट में भी हम ठीक हैं, और चूंकि तीनों चेक सेटिस्फाई हो गई हैं, एडिक्वेट है तीनों में, तो बीम इज एडिक्वेट, ये हमारा सवाल हो गया। ये एनालिसिस फेज हम कर रहे हैं, अभी इसके बाद हम स्लोली आगे जाएंगे तो हम डिज़ाइन फेज में भी जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि ऊपर जो हमने सवाल किया वो तो बहुत सिंपल था, उसमें LB भी, तीनों सेक्शन की जो LB थी वो भी सेम थी, लेकिन सपोज अगर कंडीशन इस तरह आ जाए, कोई नॉर्मली इतनी आती नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन इस तरह आ जाए कि आपके पास LB की लेंथ भी आपस में डिफरेंट हो, ठीक है, LBs की लेंथ, तीनों सेगमेंट्स की लेंथ भी आपस में डिफरेंट हो, और लोडिंग कंडीशंस भी डिफरेंट हो, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो हर सेगमेंट का अलग यूनिक LB है, अलग CB वैल्यू निकलेगी उस हिसाब से, लोडिंग के हिसाब से, क्योंकि मोमेंट डायग्राम उसका हर एक का चेंज होगा, यूनिक मोमेंट होगा। ठीक है, और यूनिक ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास हर एक के लिए। तो इसमें इस केस में करेंगे क्या, कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे, कौन सी CB वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कौन सी मोमेंट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कौन सी डिफ्लेक्शन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे।
तो इसमें जो गवर्निंग मोमेंट है आपके पास, गवर्निंग मोमेंट वो कौन सा होगा, वो हम मालूम करेंगे एफिशिएंसी से, कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है किसी भी मोमेंट की। वो एफिशिएंसी कैसे मालूम करेंगे, जो इसका अल्टीमेट लोड होगा इस सेगमेंट का, वो डिवाइडेड बाय इस सेगमेंट के लिए जो हमने 5 मालूम किया है। ठीक है, इन तीनों का हम इसी तरह निकाल लेंगे, इन तीनों का। ठीक है, और इन तीनों में से, और तीनों का इस तरह का रेशो निकाल लेंगे, हर हर इसमें से जो रेशो जो लार्जेस्ट एफिशिएंसी देगी, हमें लार्जेस्ट वैल्यू देगी इन तीनों केसेस में, तो फिर हम उसको गवर्निंग मेंबर कंसिडर करेंगे, गवर्निंग सेगमेंट कंसिडर करेंगे और उसके अगेंस्ट मेंबर को डिजाइन करेंगे। ठीक है, और शेयर्स और डिफ्लेक्शंस के केस में आपने क्या करना है, जिसका मैक्सिमम शेयर आ रहा है इनमें से, इन तीनों में से वी यू सबसे जिसका ज़्यादा आ रहा है वो सेलेक्ट कर लें, उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन करेंगे शेयर की। और डिफ्लेक्शन में जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जिसकी वजह से आ रही है, जिस लोडिंग कंडीशन की वजह से जिस सेगमेंट पे, तो वो सेलेक्ट कर लें। दैट्स इट। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा या सिर्फ कंसंट्रेटेड लोड होगा, तो कंडीशंस में वेरी, आपको रेडी होना पड़ेगा उसके लिए कि अगर चेंज हो जाए। अच्छा, ये एनालिसिस का जो दूसरा एग्जांपल है वो हमने करना है, देखते हैं, चले सही है। डिटरमिन डिजाइन फ्लेक्चरल कैपेसिटी 5 ऑफ 14x61। ठीक है, इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। 50 KSI स्टील है। ठीक है, एल बी हमें 30 फीट पे दिए गए और सी बी की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट टेबल में जाएंगे, टेबल 3-2 में। ठीक है, 3-2 में जब आप जाएंगे और इसको मालूम करेंगे, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसकी कैपेसिटी 383, एम आर आपके पास 242, 7.48 आपके पास क्या है, एल पी है आई गेस, ये एल पी की वैल्यू होगी, हाँ एल पी की वैल्यू है, ये 8.65। ये सारी वैल्यूज आप नोट कर लेंगे अपने साथ। ठीक है, ये मोमेंट की वैल्यू आ गई और ये आपके पास शेयर की वैल्यू आ गई। तो ये सारी वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये किस केस में लाई करता है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अवर लगभग का। अच्छा, तो जो हमारे पास, इसमें हम चेक करते हैं कि एल बी कहाँ पे लाई करता है। एल आर हमारे पास 27.5 था। अगर एल बी उससे बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जोन 3 में लाई कर रहा है, इस जोन में लाई कर रहा है। ठीक है, इस जोन में लाई कर रहा है। सी बी की वैल्यू हमारे पास है, सेक्शन है हमारे पास। और ये फॉर, अच्छा अब हम टेबल 1 में जाएंगे, उसमें से हम ये सारी वैल्यूज पिक करेंगे जो इसकी पैरामीटर्स है डिफरेंट। ये सारी जो पैरामीटर्स हैं इसके हम पिक करेंगे टेबल 1 में। टेबल 1 में जब हम जाते हैं, टेबल 1-1, तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। इसमें हम जाएंगे 14x61 पे। ठीक है, हाँ, ये शेप है। ठीक है, 14x61, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, लेकिन इस पेज पे ये प्रॉपर्टीज नहीं है जो हम फाइंड कर रहे हैं। ये इससे नेक्स्ट वाले पेज पे आप जब जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 61 के अगेंस्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W14 to W12। W14 to W12 जो भी सेक्शन है उनकी जो ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, आई, एस एक्स, जेड, सी डब्ल्यू, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आर टी एस, ये सारी वैल्यूज जो हैं यहाँ से पिक करेंगे हम लोग। टेबल 1-1 में जाएंगे, इसमें ऊपर यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले पेज पे जाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले पेज पे, वहाँ पे आपके पास इस पूरे सेक्शंस की प्रॉपर्टी दोबारा कुछ और प्रॉपर्टीज गिवन है। ठीक है,
तो वो आप यूज़ करेंगे। काइंडली आप लिखा ही मत करें। तो वो प्रॉपर्टीज मैंने पिक की, क्या थी? 2.78, एच नॉट 13.3, जे 2.19, एस एक्स 92.1। ये मैं चेक कर लेता हूँ। आप अली ज़मीर, जी जी अली, अगर किसी के सवाल हो तो हाथ रेस करे, लेकिन बाद में पूछा भी करे सवाल, यार टाइम जाया होता है। अच्छा, ये वैल्यूज मैंने पिक की, आपको मैं दिखा देता हूँ। जे आपके पास 2.19, एच नॉट 13.3, आर टी एस 2.78, ठीक है। और एस की वैल्यू जो एस एक्स है हमारे पास, वो क्या है? 92.1, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने पिक की यहाँ से, वहाँ टेबल 1-1 से, और इस फार्मूले में पुट की, ठीक है, इस फार्मूले में। इससे क्या हुआ? अच्छा, इसका ख्याल रख के यहाँ पे ये प्लस साइन है, ठीक है, खास ध्यान रखना है। ये मुझसे भी गलत हो गया था, लेकिन वैल्यूज मैंने सही पुट की थी, बाकी कैलकुलेशन भी मैंने कैलकुलेटर पे सही की थी। लेकिन ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास एफ सी आर की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। दिस इज एफ सी आर, एफ सी आर की वैल्यू आ गई आपके पास। आप इसके साथ क्या करेंगे? जो हमारा मोमेंट है यहाँ पे, ये फार्मूला देखें, ये वाला, इट इज इक्वल टू फाइव एफ सी आर इंटू एस एक्स, ठीक है। तो फाइव एफ सी आर, फाइव बी एफ सी आर एस एक्स में ये वैल्यूज दोबारा पुट की, हमारे पास किप फिट में एक कैपेसिटी आ गई, और ये पर्टिकुलर कैपेसिटी हमने टेबल 3-2 से पिक की है। तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इनमें से जो छोटा होगा वो कैपेसिटी है इसकी 323.1 किप फिट। सो दिस इज, ये एग्जांपल था एनालिसिस का। अब आते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ, कि डिज़ाइन करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, और किस तरह, किस कर्व्स को हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग में। और डिज़ाइनिंग थोड़ा सा मुश्किल इस तरह हो जाता है कि कर्व से आपने पढ़ना होगा और फिर वो सेक्शन चेक भी करना होगा। अच्छा, तो डिज़ाइनिंग में हम स्टार्ट करते हैं कि द डिज़ाइन, to design a beam that is discretely based, we need to be able to select beam based on LTB. Therefore, we need to develop some type of design aid. ठीक है, हमें किसी डिज़ाइन एड का सहारा लेना पड़ेगा। शम्स दुरानी, जी जी शम्स। अच्छा अच्छा, तो अब आते हैं कि ये हम किस तरह मालूम करेंगे, ये पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ हैं, इसको इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे? कॉलम्स में तो आपने देखा था कि एक कर्व था और दो फार्मूले थे। अगर इलास्टिक बकलिंग केस में आ जाता तो एक फार्मूला यूज़ करना था, अगर इन इलास्टिक बकलिंग रेंज में आ जाता तो दूसरा फार्मूला यूज़ करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, मोमेंट कैपेसिटीज मालूम कर लेते थे। लेकिन बीम्स में चूंकि ये डिपेंडेंट है काफ़ी मल्टीपल पैरामीटर्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए हर एक जो आपके पास सेक्शन है उसके लिए एक अलग कर्व, जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, वो बनती है, ठीक है। कैपेसिटी कर्व अलग बनती है उसकी। तो उसके लिए डिज़ाइन एड मौजूद है जो कि टेबल 3-10 में इस्तेमाल अवेलेबल है, ठीक है। ये इस टेबल से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ करना नहायत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान है इसका यूज़ करना।
ये हम सी बी इक्वल टू 1 के लिए ये टेबल जनरेट किए हैं कोड वालों ने, इसको सी बी इक्वल टू 1.00 के लिए इसको जनरेट किया है। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा यूज़ करना सीखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इसमें से वैल्यूज़ कैसे पिक करनी है। ठीक है, तो और फिर आगे जाके देखेंगे कि वैल्यूज़ उसमें क्या मसला आ सकता है, बाकी डिज़ाइन इश्यूज क्या आ सकती हैं। तो ये टेबल पहले यूज़ करना सीख लेंगे, उसके बाद जाते हैं। अच्छा, ये इसलिए आपको इतना नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये सारी जो एल टी सेक्शंस है, सारे सेक्शंस उनको प्लॉट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो सारे सेक्शंस को प्लॉट किया गया है तो दे टेंड टू जम्बल अप यहाँ पे, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यूज़ करने का तरीका पहले सीखते हैं। सबसे पहले जो आपके पास एम यू जो आएगा, एम यू, ठीक है, एम यू को आप सी बी पे डिवाइड करेंगे। वो इसलिए कि सपोज अगर आपके पास सी बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो लेकिन ये जो पर्टिकुलर ग्राफ्स है सारे, ये सी बी इक्वल टू 1 के लिए बने हुए हैं। तो आप अपने मोमेंट को सी बी की वैल्यू से पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए फिर आप देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या इसको कैसे मालूम करते हैं। फर्स्ट वी मस्ट डिवाइड द इफेक्ट्स ऑफ सी बी। ठीक है, क्योंकि ये टेबल सिर्फ सी बी इक्वल टू 1 की वैल्यूज एज्यूम कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास ब्रेस्ट लेंथ जो गिवन है हमारे पास, सही है, जितनी भी फीट है ब्रेस्ट लेंथ। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, इट इज सी यू बाय एम यू बाई सी बी। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका अब हम प्लॉट करते हैं कि ये एग्जांपल करते हैं कि एल भी हमारे पास 28 है और एम यू बाई सी बी की वैल्यू जो है 1162 फीट केप है। ठीक है, तो जो आपका 1162 है वो रफली लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट एल आर एफ डी डिज़ाइन में देखेंगे ये ब्लू वैल्यूज जो हम नज़र आ रही हैं, तो 1162 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरह एक्सटेंड कर लेंगे जितना भी आप चाहें। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये जो ब्रेस्ट लेंथ है उसको भी एक्सटेंड कर लेंगे। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हो उससे आप इस तरफ देखेंगे, डायगनल में या वर्टिकल में। मैं आपको बताऊंगा कब वर्टिकल देखना है, कब डायगनल देखना है। डायगनल में देखें तो आपके पास कुछ लाइंस नजर आ रही होंगी, डैश लाइंस भी नजर आ रही हैं और एक ये वाली सॉलिड लाइन भी नजर आ रही है, ये वाली सॉलिड लाइन भी नजर आ रही है। ठीक है, ये वाली, तो जो पहली सॉलिड लाइन है उसका सेक्शन आप रीड करेंगे कि ये कौन सा सेक्शन है। ये सॉलिड लाइन और डैश लाइन ये क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सॉलिड लाइन जो है ये सबसे इकोनॉमिकल सेक्शंस है इनमें से। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेक्शंस है यहाँ पे, इनमें से सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन ये सॉलिड लाइन से शो किए गए, और बाकी जो सेक्शंस है वो डैश लाइन से शो किए गए। ठीक है, तो यहाँ से जो हम वैल्यूज इस तरह जाएंगे और ये वाली वैल्यू, ये वाला सेक्शन पर्टिकुलरली पिक कर लेंगे। ठीक है, सो अब हमने ये वाला सेक्शन जो कि सॉलिड लाइन यहाँ पे था, तो ये वाला सेक्शन उठा लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि ये नॉर्मली ये सेटिस्फाई कर लेगा। ये टेबल 3-2 पे फिर हम जाएंगे और ये इस सेक्शन की स्ट्रेंथ देखेंगे, एम यू सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, मोस्ट केसेस में करता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे जब सी बी की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर ये फॉल्स पॉजिटिव्स दे रहा होता है। ठीक है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे। अच्छा जी शम्स। सर ये एक दफा रिपीट करा दीजिए जो भी अच्छा पढ़ाया। ठीक है, साजिदुल्ला आप क्या पूछ रहे हैं। ये सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये एक दफा रिपीट करा दीजिए जो ग्राफ अच्छा में अच्छा, आपने ठीक है ये ठीक वैल्यू है, ली है। चले सर, ठीक है।
तो इसकी सिंपल वो क्या है कि हमारे पास मोमेंट 1162 था। 1162 को आप ग्राफ में देख लेंगे जहां पे भी उसकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। 1162 रफली यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। सबर 1162 की वैल्यू यहाँ पे रफली लाई कर रही है, तो उसको आप एक्सटेंड कर देंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसके साथ साथ आपको ब्रेस्ट लेंथ भी पता है। ब्रेस्ट लेंथ हमें गिवन है, सपोज 28 गिवन है, तो उस 28 को आप एक्सटेंड कर देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो इससे आप डायगोनल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि सॉलिड लाइंस, सॉलिड लाइन मतलब प्रॉपर लाइन है। एक तो डैश लाइन आपको नजर आ रहे हैं, एक ये डैश लाइन है सारी, ठीक है, ये वाली सारी डैश लाइन है। एक ये वाली जो लाइन है आपके पास सॉलिड लाइन, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे लिखा गया है कि ये कौन सा सेक्शन है, W27 × 146, तो ये सेक्शन हमने पिक करना है, ठीक है। मतलब ये कैपेसिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा मोर और लेस। और ये सॉलिड लाइन सिर्फ ये शो करता है कि ये सेक्शन इन बाकी सेक्शंस में से इकोनॉमिकल है। चलिए आगे एक और एग्जांपल, ये सारी जो इसके बाद जो सारा लेक्चर है वो सारा इसी टेबल को हम यूज करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि डिजाइन स्टेप्स क्या है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको तरीका सिखाया कि इसमें से वैल्यू कैसे पिक करनी है, लेकिन आप स्टेप्स की तरफ आते हैं तो उसमें आपको और भी क्लियर होता जाएगा। ये स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, MU कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी CB वैल्यू हमें टेबल 3-1 से मिल सकती है, या हम वो जो फार्मूला है CB का 12.5 M max और डिवाइड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो फार्मूला यूज भी कर सकते हैं और टेबल 3-1 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि टेबल 3-1 इस्तेमाल करें अगर सिंपल केस सिनेरियोज है, आसानी होगी आपको, कैलकुलेशन बचत हो जाएगी आपकी। अच्छा, MU कैलकुलेट कर लेंगे लोडिंग कंडीशन से, उसके बाद हम IX कैलकुलेट करेंगे, जैसे इससे पहले आपने IX कैलकुलेट किया था, ठीक है। IX रिक्वायर्ड मतलब जो डिफ्लेक्शन लिमिट हमें गिवन है उससे रिक्वायर्ड IX एक आ रहा होगा। हमारे पास 3 वैल्यूज, स्टेप 2 के एंड पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप बाद में पढ़ लें कि कुछ इंजीनियर्स सेल्फ वेट एज्यूम नहीं करते, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यार एज्यूम करें सेल्फ वेट, ताकि बाद में आपको आइट्रेट ना करना पड़े। तो ये 3 वैल्यूज स्टेप 2 के एंड पे आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब इसी वैल्यूज को हम आगे देख क्या करेंगे, एक LB आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में और MU/CB है, MU/CB आप मालूम कर लेंगे, ठीक है। फिर टेबल 3-10 में जाएंगे, आप वहां से सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। इकोनॉमिकल ट्रायल सेक्शन का मतलब ये कि सॉलिड लाइन वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, अगर आपका ट्रायल सेक्शन जो आपने सेलेक्ट किया उसकी स्ट्रेंथ तो सही आ रही है, लेकिन उसका IX जो है रिक्वायर्ड IX से कम आ रहा है, तो फिर आप टेबल 3-3 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेट्स डू इट विद एग्जांपल। लेकिन अच्छा, जो स्टेप 5 है ये जरा गौर से सुने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पिछले हमने एग्जांपल्स की थी, जो पिछले जो हमने डिज़ाइन एग्जांपल्स किए थे, उसमें एनालाइज वाला सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट मानी नहीं रखता था, लेकिन यहाँ पे जो एनालाइज जो हम सेक्शन एनालाइज करते हैं फॉर मोमेंट कैपेसिटी, चेक करते हैं उसको कि मोमेंट कैपेसिटी उसकी वाकई उतनी आ रही है यानी, शेयर उसकी उतनी आ रही है यानी, या डिफ्लेक्शन उसकी इतनी आ रही है यानी। स्पेशली मोमेंट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि बहुत हाई CB वैल्यूज हो जाए ना, अगर CB की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो जाए तो फिर हमें वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल आगे आखिर में करेंगे जिसमें हम ये सारा सिनेरियो देखेंगे कि किस तरह फॉल्स पॉजिटिव्स आते हैं और किस तरह वो सेक्शंस हमें
इकोनॉमिकल नहीं मिल रहे होते। तो ये हम आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक डिज़ाइन सीख लेते हैं कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, फाइनल टिप ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बोल्ड लाइंस आ रही हों तो फिर आप वर्टिकली इसको एक्सटेंड करें, बजाय कि डायगोनल देखें। आप वर्टिकली देखें कौन सा पहला आ रहा है, तो पहले वो देखें, फिर उसके बाद दूसरा देखें, फिर उसके बाद तीसरा देखें। चलिए एग्जांपल पे आते हैं, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी, सारी स्टेप्स क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास जो यहाँ पे डिज़ाइन एग्जांपल है वो ये है कि हमने एक डिस्क्रीटली ब्रेस्ड बीम डिज़ाइन करना है जिसका जो एल बी है वो है 24 फीट। ठीक है, एल बी 24 फीट है, मतलब ब्रेसिंग प्रोवाइड ही नहीं की। ठीक है, तो एल बी जो है वो 24 फीट है, या आप ये कह दें कि सपोर्ट्स पे सिर्फ ब्रेसिंग प्रोवाइड है एक्स डायरेक्शन में, इनटू द बीम। ठीक है, dead load does not include the dead load shown does not include self beam self weight। तो इसमें हमने 100 पाउंड्स पर फिट का सेल्फ वेट भी इंक्लूड करना है जब हम कैलकुलेशन करें। और लाइव लोड डिफ्लेक्शन लिमिट हमें गिवन है L/360। तो इस इन लोडिंग कंडीशंस के लिए हमने अभी सेक्शन डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब और ये है डिस्क्रीटली ब्रेस्ड, इसमें मतलब ब्रेसेस प्रोवाइडेड है एट सपोर्ट्स। ठीक है, तो अब हम कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशंस हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि मोमेंट्स और शीयर्स हम देख लें कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। वो वही जो आपने इससे पिछले भी एग्जांपल्स में या असाइनमेंट्स में किया होगा। डेड लोड गिवन है, लाइव लोड भी गिवन है, और सेल्फ वेट भी हमने 0.1 के पर फिट एज्यूम कर लिया। ठीक है, उससे आपने एम डेड मालूम कर दिया, एम लाइव मालूम कर दिया, फिर उसके बाद एम यू मालूम कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपने शेयर्स भी कैलकुलेट करनी है, वी यू भी आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा सबर सी बी की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, सी बी की वैल्यू कहाँ से पिक की। टेबल 3-1 में जाएंगे, 3-1। ठीक है, जाओ। अच्छा, हमारे पास सिनेरियो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जो हमारे पास लोडिंग कंडीशन है वो ये वाली है। ठीक है, और ब्रेसिंग हमारे पास बीच में कहीं पे नहीं लगी हुई, सिर्फ सपोर्ट्स पे लगी हुई। तो सी बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1.14। तो हम ये एज इट इज पिक कर लेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलरली एग्जांपल, ये दो एग्जांपल आपने, जो एग्जांपल 2 है उसमें आपने ये चीज़ नोट की होगी, ज़रा आप देख लें अपनी असाइनमेंट्स। ठीक है, असाइनमेंट 2 जो है इस चीज़ को मालूम करने के लिए थी। तो सी बी की वैल्यू मैंने 1.14 ले ली, 10 मिनट रह गए, चले खैर। सी बी की वैल्यू हम 1.14 आ गई है। एम यू 440, वी यू 73, सी बी 1.14। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, लेकिन उससे पहले डिफ्लेक्शन लिमिट से आई एक्स की वैल्यू भी निकाल, आई एक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब हम जो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए कम अज़ कम। ठीक है, तो ये हमने मालूम कि डिफ्लेक्शन के लिए भी वही प्रोसीजर है आपका कि सिग्मा अलाउ से आप जो डेल्टा अलाउेबल है वहाँ से आप अलाउेबल लिमिट निकाल लें डिफ्लेक्शन की, और इसको फिर इधर पुट कर दें और इससे आई एक्स मालूम कर लें। ठीक है, तो आई एक्स जब मालूम कर लेंगे तो आपके पास ये आ गया। अब आते हैं डिज़ाइन की तरफ, अब हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एल भी हमारे पास 24 है, और जो एम यू बाई सी बी है 440 बाई 1.14 कर लेंगे तो आपके पास 386.53 के फिट आ जाए। ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन कोड में जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास सेक्शन आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी या वर्कआउट किया हुआ है कि 386 राउंड अबाउट इधर कहीं पे आ रहा है। ठीक है,
इस जगह पे आ रहा है। और आपके पास एल बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने 24 के अगेंस्ट ये लाइन एक्सटेंड कर दी है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे मैं डायगोनल की तरफ देखूंगा, डायगोनल की तरफ, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। सारे डैश लाइंस भी आ रहे हैं, सॉलिड लाइंस भी आ रहे हैं। तो ये सॉलिड लाइन वाला सेक्शन जो है जिस पे लिखा है W18 क्रॉस 786 नहीं, W18 क्रॉस 76, तो ये मैं पिक करूंगा, ठीक है। ये मैंने, दिस इज द सेक्शन दैट आई हैव टू सेलेक्ट, ठीक है। अब हम इसको फर्दर एनालाइज करेंगे इस सेक्शन को कि क्या ये वाकई इस मोमेंट कैपेसिटीज को बियर कर सकता है, ये जो मोमेंट लोडिंग लगी हुई है या शेयर लोडिंग लगी हुई है। जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर, ये डैश लाइन वाला हम क्यों सेलेक्ट नहीं करते? जी, डैश वाले अनइकोनॉमिकल है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास अनइकोनॉमिकल इज अनइकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ वेट। आप अगर देख लेना कि बाकियों की वेट में देख लेता हूँ, यहाँ पे 93 है, ठीक है, यहाँ पे 76, ये 87, ठीक है, ये जी सर। 84, ठीक है, ये अच्छा सर, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सॉलिड लाइन की होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी देखें, सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो मोमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो हाँ, वेट वेट सॉलिड लाइन को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सॉलिड लाइन नहीं सेटिस्फाई करता तो फिर आप दूसरे सेक्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सॉलिड लाइंस पे जाएं, ठीक है। नॉर्मली सॉलिड लाइंस जिसके वेट कम होता है वो सस्टेन कर लेता है, ठीक है। तो चलें, ये तो क्लियर हो गया आपको। शम्स दुरानी क्या सवाल पूछना चाह रहा है यार, ये शम्स क्यों हाथ रेस कर रहा है बार बार? अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको कि ये सिलेक्शन मैंने कैसे की। अब हम इस सेक्शन को आगे फर्दर एनालाइज करते हैं कि इसकी कैपेसिटीज बाकी क्या 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 आ रही हैं। ये तो चलो लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब इस सेक्शन को हमने देखना है कि ये वाकई इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यहाँ पे ये इमेज मैंने कैप्चर कर दी है, यहाँ पे ये भी यही शो कर रहा है। अच्छा, अब हम ये टेबल 3-2 में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि ये सेक्शन क्या वैल्यूज हमें दे रहा है, ठीक है। टेबल 3-2 18 क्रॉस 76 सेक्शन था ना। तो यहाँ पे देखें सेक्शंस चेंज हो रहे हैं, तो 18 क्रॉस 35 यहाँ पे होगा 18 क्रॉस 76। हाँ, ये रहा। मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो इसकी आई एक्स की वैल्यू देखें, ये वाली वैल्यू हम पिक करेंगे, ठीक है। आई एक्स की वैल्यू देखें और इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू देखें, ये 611 के फिट, और यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1330, ठीक है। फिलहाल हम ये वैल्यूज पिक कर लेते हैं। तो ठीक है, डिफ्लेक्शन लिमिट तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम जाते हैं कि देखेंगे अभी फिलहाल, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि एलपी और एलआर की क्या लिमिटेशन इस पे आ रही है। क्योंकि एलपी इसी टेबल में से आप देखें, एलपी हमारे पास आ रहा है 9.22 फीट और एलआर हमारे पास आ रहा है 27.1 फीट, ठीक है। तो इसमें से हम देखेंगे कि एल बी कहाँ पे लाई कर रहा है, एल पी से कम है या एल पी एल आर के बीच में है या एल आर से बड़ा है। तो अगर हम इसको देखें तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, सो दिस मीन्स कि इट इज इन जोन 2, ठीक है। और जोन 2 के लिए जो हमने फार्मूला यूज करने, दो दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। ये एक 5px की वैल्यू हमने पिक की 611 के फिट, bf की वैल्यू हमने पिक की वहां से 12.8,
और 5ENX की वैल्यू हमने पिक की 1232 यहाँ से। ये 5PX की वैल्यू आ गई, ये कहाँ गया? ओहो हाँ, BF की वैल्यू हमने पिक की 8.5 और 5ENX 232 ये वैल्यू हमने यहाँ से पिक की। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज पिक की। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में C भी हमने मालूम कर दिया था ऊपर 1.14। तो बाकी इसमें वैल्यूज पिक करें, इसमें वैल्यूज डालें इस इक्वेशन में, और एक आपके पास एक कैपेसिटी आएगी किप इंच में, फिर आपको कन्वर्ट करना हो किप फेट में मालूम करनी है। ठीक है, एक ये कैपेसिटी आ गई, दूसरा 5VX आ गई। ठीक है, इन दोनों में से देखें आपके पास जो छोटा है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऑल दो डिफ्लेक्शन लिमिट हमारी ऊपर जब आई बड़ा आ गया है तो बस समझ जाए कि डिफ्लेक्शन लिमिट हमारी सेटिस्फाई हो रही। लेकिन चेक करने के लिए हमने क्या किया, IX को यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास जो आ रही है लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन वो ये आ रही। ठीक है, तो मोमेंट कैपेसिटी हमारे पास 480.87 किप फिट आ रही है, MU हमारे पास 440 है, सो इट डज सेटिस्फाई, इट इज एडिक्वेट इन मोमेंट। शेयर कैपेसिटी मोर और लेस हमेशा ही सेटिस्फाई होती है। 73 हमारे पास लोडिंग कंडीशन से आई है, हमारी कैपेसिटी कितनी है 232 किप्स। हमारे पास अलाउेबल डिफ्लेक्शन कितनी है 0.8, हमारा लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है 0.581, सो इट इज़ गुड। अब एक और बात हमने नोट करनी है यहाँ पे कि ठीक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं ये सेक्शन। अब एक और बात ज़रा ये अपने जहन में रख लें कि शुरू में हमने जो सेल्फ वेट एज्यूम किया था वो 100 था। ठीक है, अगर आपके पास रिजल्टिंग सेक्शन का वेट जो है वो कम आ जाए, माविया मैं नेक्स्ट सेशन में आपका सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, आपके पास जो रिजल्टिंग सेक्शन है उसका वेट अगर इस 100 पाउंड से कम आ रहा है तो आपको आगे रिएट दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 100 से ज़्यादा आता है तो फिर आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे हमने सेक्शन लिया था 118 क्रॉस 110, ठीक है, तो फिर हमने सेल्फ वेट को दोबारा इनकॉर्पोरेट करके MU निकालना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेट ऑलरेडी 100 से कम आ रहा है और हमने ज़्यादा एज्यूम किया था, तो वी आर गुड। ठीक है, चल नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, 4 स्लाइड्स रह गई, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी।